सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एचआर सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में बात करेंगे ईडीएलआई के बारे में। तो ईडीएलआई क्या होता है? ईडीएलआई का मतलब इडली नहीं होता। ईडीएलआई का मतलब होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। तो कोई भी एम्प्लॉय जो कि एक कंपनी में काम करता है जिसका पीएफ डिडक्ट होता है वो ईडीएलआई का मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इसलिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और आपका वहां पे पीएफ डिडक्ट होता हो। तो ईडीएलआई का बेनिफिट क्या है इस वीडियो में बात करेंगे सारी चीजों के बारे में। तो आपने सुना होगा जब भी किसी की डेथ होती है तो ये पूछा जाता है कि इनका कोई इंश्योरेंस था क्या। तो जब भी किसी की डेथ होती है तो अगर उसने कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा हो तो उसकी फैमिली का आगे फाइनेंशियल सपोर्ट वो लाइफ इंश्योरेंस वैल्यू बन जाती है। बट अगर किसी ने अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं भी करा रखा और वो एक कंपनी में जॉब करता है सिर्फ, तो वहां पे उसका अगर पीएफ डिडक्ट होता है तो उसका ईडीएलआई का लाइफ इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब ये ईडीएलआई का लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आज की डेट में मैक्सिमम है 7 लाख रुपीस का, जो कि पहले 15 फरवरी 2020 से पहले हुआ करता था मैक्सिमम 6 लाख रुपीस का। तो ये बढ़ा दिया गया है कि 7 लाख रुपीस का हो चुका है। तो बात करते हैं इसके लिए, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ जॉब करते करते हो जाती है तो उसको उसकी लास्ट सैलरी, पीएफ का फंड और भी सारी चीजें मिलती हैं, बट ईडीएलआई का कॉम्पनसेशन भी मिलता है अगर वो जॉब करते करते उसकी डेथ हुई है। अगर जॉब छोड़ने के बाद उसकी डेथ होती है तो उसे ईडीएलआई का कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। तो इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप जॉब में होने चाहिए, वर्किंग होने चाहिए उस टाइम पे जब डेथ होती है एम्प्लॉय की, और दूसरा आपका पीएफ का डिडक्शन होना चाहिए। तो किसी भी एम्प्लॉय का जब पीएफ का डिडक्शन होता है तो उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ईपीएफ, जो उसका प्रोविडेंट फंड होता है वो भी उसकी फैमिली को मिल जाता है। दूसरा होता है ईपीएस, इसमें एक पेंशन मिलती है, अगर वो एम्प्लॉय रिटायर होता है तब उसे मिल जाती है, अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी फैमिली को मिलती है। और तीसरा पार्ट आता है ईडीएलआई का। तो ये जो डिडक्शन होती है ये ईडीएलआई में जाती है और उससे ये इंश्योरेंस उसको मिलता है, उसकी डेथ होने पे उसकी फैमिली को वो पैसा मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि पीएफ सिर्फ एक चीज नहीं है, पीएफ के 3 बेनिफिट हैं। आपको फंड भी देती है, आपको पेंशन भी देती है, और आपकी डेथ होने पे आपकी फैमिली को इंश्योरेंस भी देती है। तो अब इसकी बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे थे, ईडीएलआई के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर 15 फरवरी 2020 के बाद किसी भी एम्प्लॉय की अगर जॉब में डेथ होती है और उसका पीएफ डिडक्शन होता है, वो ईडीएलआई का मेंबर है, तो उसकी फैमिली को 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक का कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। ईडीएलआई का प्रोविडेंट फंड अलग से है, पेंशन अलग से है। तो जैसे मैंने बताया कि पीएफ का जो डिडक्शन होता है वो ईपीएफ में जाता है, ईपीएस में जाता है, ईडीएलआई में भी जाता है। तो ईडीएलआई में कितना आ जाता है आपका, इसके लिए आपको समझने के लिए पता होना चाहिए पीएफ वेज के बारे में। तो आपकी सैलरी का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पीएफ वेज, जिसपे आपका पीएफ का डिडक्शन होता है, एम्प्लॉई पार्ट, एम्प्लॉयर पार्ट और ईडीएलआई का डिडक्शन, जो कि मैक्सिमम हो सकता है 15K। अब किसी की सैलरी अगर 15K है तो उसका पीएफ वेज 15K से लोअर ही होगी, तो उसका 0.5% मैक्सिमम हो सकता है 15K का, कितना 75 रुपीज। अब मान लो किसी की पीएफ वेज है सिर्फ 10,000 रुपीज, ईडीएलआई का डिडक्शन होगा 0.5% ऑफ 10K, जो कि आएगा 50 रुपीज। अब ये जमा कैसे कराना है, ये आपको जमा नहीं कराना होता, ये आपका एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली ही पीएफ को जमा करा देता है। तो देख रहे हो आप ईडीएलआई के जो बेनिफिट्स हैं ऑटोमेटिक है। अगर आप एक कंपनी में जॉब करो तो ऑटोमेटिक आपका पीएफ भी डिडक्ट होगा, ऑटोमेटिक आपका ईडीएलआई का प्रीमियम भी सबमिट होगा, और इन केस ऑफ डेथ आपको क्लेम भी मिल जाएगा। तो हमने बात कर ली इसके प्रीमियम की, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, छोटी सी अमाउंट जाती है सिर्फ 75 रुपीज की, और आपको 7 लाख रुपीज तक का क्लेम मिलता है। अब बात करते हैं ईडीएलआई कंपनसेशन की कैलकुलेशन की। इसके कंपनसेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें कितना कंपनसेशन मिलेगा इन केस ऑफ डेथ। तो 15 फरवरी 2020 से पहले कुछ और कैलकुलेशन थी, अब कुछ और कैलकुलेशन है। हम दोनों कैलकुलेशन आपको समझा देते हैं। तो 15 फरवरी 2020 से पहले कैलकुलेशन क्या होती थी कि 30 टाइम्स आपकी एवरेज पीएफ वेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, प्लस आपका 50% ऑफ पीएफ बैलेंस, एवरेज पीएफ बैलेंस। घबराइए मत, अभी आपको समझाएंगे क्या होती है सारी चीजें, जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख माना जाएगा। और ये एवरेज पीएफ वेज मैक्सिमम कितनी मानी जाएगी, 15K।
और यहां पे 15 फरवरी 2020 के बाद यहां पे कैलकुलेशन में क्या चेंज आया, ये 30 की जगह हो गया 35 टाइम्स इनटू एवरेज पीएफ वेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। मैक्सिमम कितनी मानी जाएगी 15K प्लस 50% ऑफ पीएफ बैलेंस एवरेज। मैक्सिमम कितना माना जाएगा 1.75 लाख रुपीस। तो उससे फर्क क्या आया कि 30 टाइम्स हम यहां पे मैक्सिमम वाला केस मानते हैं कि 15K है, तो 30 इंटू 15K प्लस यहां पे मैक्सिमम कितना पीएफ बैलेंस 50% कितना माना जाएगा 1.5 लाख रुपीस। तो ये आ जाएगा 4.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 6 लाख रुपीस। तो 6 लाख रुपीस पहले होता था 15 फरवरी 2020 से पहले मैक्सिमम कॉम्पनसेशन, और अब हो गया है यही 5.25 लाख प्लस 1.75 लाख, तो हो गया 7 लाख रुपीस। 2.5 लाख रुपीस तो मिनिमम ही मिलेंगे, चाहे आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1.5 लाख रुपीस वैल्यू आ रही हो, यहाँ पे भी 1.5 लाख रुपीस आ रही हो, बट आपको अब 2.5 लाख रुपीस तो मिनिमम मिलेंगे। तो ये कम से कम 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बन चुका है एक एम्प्लॉय के लिए ईडीएलआई। तो यहाँ पे हमें समझना भी जरूरी है कि पीएफ वेज क्या होती है। अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपए है और उसकी पीएफ डिडक्शन 15,000 रुपए होती है, तो उसकी पीएफ वेज 15,000 रुपए है। ऐसे ही अगर उसकी पीएफ डिडक्शन 20,000 रुपए भी होती है, तो भी मैक्सिमम यहाँ पे कैलकुलेशन में ईडीएलआई की कैलकुलेशन में हम 15,000 रुपए को ही उसकी एवरेज पीएफ वेज में कैलकुलेशन के लिए लेंगे। और यहाँ पे एवरेज पीएफ वेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन करी जाती है लास्ट 12 मंथ की। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए उसकी पहले महीने में 10,000 रुपए थी और 12वें महीने में उसकी 15,000 रुपए तक पहुंच गई एग्जाम्पल के लिए, तो बीच में कुछ और भी रही होगी, तो हर महीने की हम पीएफ वेज को लेंगे और फिर एक एवरेज पीएफ वेज निकालेंगे 12 महीने की, जो वेरी कर सकती है कहीं पे भी 15,000 से कम या मैक्सिमम 15,000 रुपए तक। ऐसे ही पीएफ का भी एवरेज बैलेंस देखा जाएगा, लास्ट बैलेंस नहीं देखा जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। दूसरा क्या है कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अभी 1 साल नहीं हुआ है जॉब ज्वाइन करे हुए और उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी ईडीएलआई कैलकुलेशन के लिए अगर उनकी जॉब पहले किसी और जगह पे थी, यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन करा इस कंपनी को, 2 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है, बट उससे पहले जहाँ पे उन्होंने जॉब करी थी 10 महीने पिछले उठा लेंगे और 12 पूरे करके उनकी एवरेज पीएफ वेज कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेशन के लिए। या फिर किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है मिड में किसी महीने के, मान लीजिए ये अप्रैल स्टार्ट हुआ, अब 15 अप्रैल को या 18 अप्रैल को किसी भी डेट पे डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे हम अप्रैल का वेज कैलकुलेशन में नहीं लेंगे पीएफ का, उससे पीछे के 12 महीने हम लेंगे कैलकुलेशन के लिए पीएफ वेज का एवरेज निकालने के लिए। अब बात करते हैं कि जब डेथ होती है एम्प्लॉय की, तो ये पैसा किसको मिलेगा, कौन इसको क्लेम कर सकता है, तो उसके लिए बात आती है नॉमिनी। नॉमिनी ऐसा टर्म है, जब भी ये बात आएगी डेथ क्लेम की, तो हमेशा एक नॉमिनी जरूर होना चाहिए जिसको पैसा मिल जाए। अगर आपने किसी को नॉमिनेट नहीं करा है तो फिर बात आती है लीगल हायर की, उसके लिए फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लीगल हायर में आपके मल्टीपल किड्स हो सकते हैं, मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, या आपकी वाइफ भी क्लेम कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी क्लेम कर सकते हैं, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो फ्यूचर में, इसके लिए आप नॉमिनी जरूर अपॉइंट कर दें। और नॉमिनी अपॉइंट करने का प्रोसेस ऑनलाइन होता है, बहुत सिंपल होता है, उसकी भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नॉमिनी अगर आप अपॉइंट नहीं करते हो तो लीगल हायर में क्या दिक्कतें आएंगी वो हम आपको नीचे समझाएंगे आगे, जो आपको क्या प्रॉब्लम अपनी फैमिली को फेस करनी पड़ेगी वही कंपनसेशन लेने के लिए, जो कि वो इजीली ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते थे। अब एप्लीकेशन कैसे करेंगे क्लेम के लिए, 2 तरीके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीका तभी आप यूज कर सकते हो जब आपने नॉमिनी नॉमिनेट करा हुआ है, तो नॉमिनी अगर आपने नॉमिनेट किया हुआ है तो ऑनलाइन सीधा बेसिक डिटेल्स वो फिल करेगा, अपनी अकाउंट डिटेल फिल करेगा और रिक्वेस्ट भेजेगा और उसको पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बट अगर आपने नॉमिनी नहीं कर रखा तो फिर आपको नॉमिनी जिस भी कोई इंसान को बनाना चाहते थे वो या कोई जो आपका लीगल हायर है वो अप्लाई करेगा ऑफलाइन। अब ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कॉम्पोजिट डेथ क्लेम फॉर्म होता है, वो भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाना पड़ेगा
एम्प्लॉयर पे, उससे अटेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर पीएफ ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद 30 दिन में ये क्लेम सेटल हो जाएगा आपका। अगर नहीं होता तो ग्रीवेंसेस का पोर्टल है, उसको एक्सेस करें, उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएंगे, तब होगा। उससे भी नहीं होगा तो फिर आप आरटीआई कर सकते हैं। आरटीआई से भी नहीं होगा तो पीएम कंप्लेंट पोर्टल पे जा सकते हैं, वहां पे कंप्लेंट करके अपना क्लेम ले सकते हैं। पर देखिए, अगर आपने सिर्फ नॉमिनी नॉमिनेट कर दिया होता तो ये लीगल हायर वाला प्रॉब्लम भी नहीं होता, ना ये ऑफलाइन वाला प्रॉब्लम होता, सीधा आपको क्लेम मिल जाता इजीली। और दूसरा क्या है कि अगर आपका यहाँ पे एम्प्लॉयर कंपनी बंद कर चुका है तो फिर आप किससे टेस्ट करवाओगे? फिर आप करवाओगे किसी गेजेटेड ऑफिसर से या फिर बैंक के ब्रांच मैनेजर से। और ये लोग इतना इजीली अगर आपको जानते नहीं है तो करेंगे नहीं, तो इसमें भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए सिंपल क्या है, नॉमिनेट कर दो भाई, नॉमिनेशन की वीडियो देखो और फटाफट नॉमिनेशन कर दो, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कुछ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि पहले तो नॉमिनेशन कर लो, ये वीडियो ऐसे खत्म होती है, देखो अपना नॉमिनेशन कैसे करना है, नॉमिनेशन कर लो। इस नॉमिनेशन को करने के लिए पहले आपको अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करना पड़ेगा यूएन के पोर्टल पे जाके। तो पहले ये करना पड़ेगा, यूएन नंबर एक्टिव करना पड़ेगा यूएन के पोर्टल पे जाके, उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो अपना यूएन नंबर एक्टिव करें, उसके बाद नॉमिनेशन करें, ताकि ये अगर कुछ भी हो, ये कभी भी हो सकता है, डेथ कभी भी आ सकती है, अभी भी आ सकती है, जो भी होना है डेथ से पहले अपना नॉमिनेशन प्रोसेस कर लें। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की ये है कि ये बेनिफिट्स के बारे में अपनी फैमिली को बता दे। अगर हमने बताया ही नहीं है, आपने सब कुछ कर रखा है, नॉमिनी बना रखा है, आपने यूएन नंबर भी एक्टिव कर रखा है, बट अपनी फैमिली को ही नहीं बताया, तो वो कैसे एक्सेस करेंगे उस क्लेम को। फिर आती है बात एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया है, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद उसकी डेथ होती है, तो उसकी लेफ्ट की डेट मत डालिए जिस दिन उसने जॉब में आना छोड़ दिया था। आप उसको डेथ इन सर्विस दिखाओ, तो ही वो उसको ईडीएलआई का बेनिफिट मिलेगा। अगर उसको आप लेफ्ट दिखा दोगे तो वो एक तरीके से जॉब में नहीं रहा, तो ईडीएलआई का पार्ट भी वो नहीं रहा, तो उसको क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे कोई एम्प्लॉय अगर बीमार हो गया है तो आप उसको एब्सेंट दिखाएं, उसको ये ना दिखाएं कि वो लेफ्ट हो गया, और नील चालान बना के उसका पीएफ में सबमिट कराते रहें जब तक वो नहीं आता या जब तक उसकी डेथ नहीं होती, ताकि उसको ये ईडीएलआई का बेनिफिट मिल सके। उसकी फैमिली को ये बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट रहेगी। अगर ऐसा किसी का होता है तो ये पैसे किसी की फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि ईडीएलआई के सारे बेनिफिट्स के बारे में आपको बता दें, और जो भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा या आपके माइंड में कोई क्वेरी है ईडीएलआई को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में इसको शेयर करें। ऐसी ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।